हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 11th लेक्चर करने जा रहे हैं। आज हमारी वीडियोज सबाल्टर्न स्टडीज या निम्न वर्गीय प्रसंग के ऊपर रहेगी। ये वीडियो लेक्चर क्या है, आप लोगों के असिस्टेंट लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ और एमएमए स्टूडियोग्राफी नामक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे इग्नू के अंदर MHI03 एक कोर्स कोड चलता है, स्टूडियोग्राफी नामक पेपर होता है, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस दृष्टि से ये वीडियो क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एक नोट्स बनाने में क्या है फ्रेंड्स, 5 से 7 घंटे लगते हैं। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको आने वाली नोटिफिकेशन और नई वीडियो समय समय पर मिलती रहें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और साथ ही आपको कौन कौन सी वीडियोज़ और चाहिए, जिससे क्या मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार से नई नई वीडियो समय पर लाती रहूं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न वर्गीय प्रसंग सबाल्टर्न स्टडीज। तो सबाल्टर्न स्टडीज के प्रवर्तक या जनक कौन है? रंजीत गुहा माने जाते हैं। इस विचारधारा में विशेष रूप से आमजन का इतिहास, दलित, कृषक, आदिवासी समूह और मजदूर वर्ग का इतिहास लेखन हुआ है। तो हम समझ गए कि सबाल्टर्न स्टडीज है, उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आम आदमी का इतिहास, दलित, कृषक, आदिवासी समूह, मजदूर वर्ग का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। रणजीत गुहा और अन्य सबाल्टर्न इतिहासकारों का यह मानना था कि इतिहास लेखन अभिजात वर्गीय है और सबाल्टर्न थ्योरी को अभिजात वर्गीय है और उच्च वर्गीय है और उच्च वर्ग द्वारा लिखा गया है। तो जितने भी रंजीत गुहा और जितने भी सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हुए हैं उनका ये मानना है कि जो इतिहास लिखा गया है वो क्या अभिजातीय वर्ग या कुलीन लोगों का ही इतिहास है, अमीर लोगों का इतिहास है या उच्च वर्ग का इतिहास है और उनके द्वारा ही लिखा गया है। सबाल्टर्न थ्योरी को दलित इतिहास लेखन, जनोन्मुखी इतिहास लेखन, पॉपुलिस्ट इतिहास लेखन भी कहा गया है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबाल्टर्न थ्योरी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो हम बताएंगे कि दलित इतिहास लेखन, जनोन्मुखी इतिहास लेखन, साथ में पॉपुलिस्ट इतिहास लेखन भी कहा गया है। अब तक सबाल्टर्न थ्योरी पर 11 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें जो शुरुआती 6 खंड हैं वो रणजीत गुहा के संपादन में निकले हैं और अंतिम जो 5 खंड हैं वो अलग अलग जो विद्वान या लेखकों द्वारा संपादित किए गए हैं। सबाल्टर्न थ्योरी से जुड़े विद्वानों के नाम। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबाल्टर्न थ्योरी से जुड़े हुए जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं उनके नाम बताइए। तो हमें क्या है, यह भी पूछ लिया जाए कि जो सबाल्टर्न थ्योरी से जो विद्वान नहीं जुड़े हैं उनके नाम बताइए। तो हमें कुछ सबाल्टर्न थ्योरी के जो विद्वान हैं उनके नाम याद होने चाहिए। उनमें से हैं रंजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, सुमित सरकार, NK चंद्रा, शहीद अमीन और स्टीफेन हनिंगम, गौतम भद्रा, ज्ञान पांडे, अरविंद दास और डेविड अर्नल्ड। सबाल्टर्न शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो सबाल्टर्न वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबाल्टर्न वर्ड है ये मध्यकाल में इंग्लैंड में कृषि दासों और कृषकों के लिए यूज किया गया था। बाद में 1700 से सेना में छोटे पदों के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। इटली के मार्क्सिस्टवादी और साम्यवादी दल के नेता कौन थे? एंटोनियो ग्राम्सी। उनकी पांडुलिपि लेखन से रणजीत गुहा को सबाल्टर्न थ्योरी लिखने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो रणजीत गुहा को सबाल्टर्न थ्योरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो
जो इटली के क्या है एंटोनियो ग्राम्सी थे, उनकी पांडुलिपि लेखन से उनको सबाल्टर्न थ्योरी का इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। सबाल्टर्न का मीन्स क्या है, निकास्ट या निम्न श्रेणी का। निम्न श्रेणी का उपयोग दक्षिणी एशियाई समाज के मातहत वर्ग के लिए कर रहे हैं, और जहां यह वर्ग जाति, उम्र, लैंगिक भेदभाव या जेंडर और पर या दूसरे रूप में सामने आता है। रणजीत गुहा ने निम्न वर्गीय प्रसंग की भूमिका में इस शब्द के उपयोग के संदर्भ में ग्राम्सी का हवाला नहीं दिया है, परंतु उन्होंने ग्राम्सी को प्रेरणा स्रोत अवश्य माना है। तो रणजीत गुहा ने कंसाइल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए गए अर्थ के अनुसार इसे परिभाषित किया है। तो जो सबाल्टर्न थ्योरी है, रणजीत गुहा ने उसको कहाँ से लेकर इसके अर्थ को बताया है, तो उन्होंने कंसाइल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इस वर्ड को लिया है और उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने दी है। सबाल्टर्न या निम्न वर्गीय शब्द का अर्थ कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा पद। इसके कुछ मूल क्या है, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। किसान, कारखानों के मजदूर, जनजातीय और आदिवासी समूह द्वारा संगठित सत्ता के विरुद्ध समय समय पर किए गए जो रिवोल्ट्स थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, जो मूवमेंट्स चलाए गए थे, वही बातें सबाल्टर्न थ्योरी के लेखकों ने अपने लेखन में शामिल की है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो सबाल्टर्न थ्योरी के मूल तत्व कौन कौन से हैं, और जो जिन लेखकों ने सबाल्टर्न थ्योरी के ऊपर काम किया है, तो उन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है इसके अंदर। जो पीजेंट्स थे, कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर लोग थे, ट्राइबल्स थे, और जो आदिवासी समूह थे, और संगठित सत्ता के विरुद्ध समय समय पर किए जाने वाले जितने भी रिवोल्ट्स थे, साथ ही साथ जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए थे पीजेंट्स के द्वारा, उनको किस में इंक्लूड किया गया है, सबाल्टर्न थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। तो क्या है फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वाली थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए भी ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रणजीत गुहा का मानना था कि भारतीय इतिहास लेखन दो पक्षपात पूर्ण विचारधाराओं पर आधारित है। भारतीय इतिहास लेखन की पहली धारा है औपनिवेशिक लेखन। हमने पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियोज बना चुकी हूँ, जो कॉलोनियल जो लेखन है उसके ऊपर। और सेकेंडली दूसरी धारा थी राष्ट्रवादी लेखन। तो मैं क्या है राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट थे उसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर स्टडी विद जानी पर जाकर ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको सबाल्टर्न थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिक लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी लेखन क्या होता है, तभी जाकर हमें सबाल्टर्न थ्योरी समझ में आएगी। तो राष्ट्रवादी इतिहास, रणजीत गुहा ने कहा कि इतिहास औपनिवेशिक लेखकों ने बताया कि भारतीय बुर्जुआ अभिजात्य वर्ग की प्रतिक्रिया थी। तो औपनिवेशिक जो लेखक थे उनका क्या मानना था, उन्होंने कहा कि जो भारतीय बुर्जुआ या अभिजात्य वर्ग मीन्स जो नोबल पर्सन्स थे उस टाइम, जो कुलीन वर्ग था या उच्च वर्ग था, उसकी ही प्रतिक्रिया थी इसमें। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि विचार जो इंस्टीट्यूट, संस्था, अवसर, संसाधनों से प्रेरणा पाकर भारतीय बुर्जुआ अभिजात्य वर्ग का उदय हुआ। तो उनका ये मानना था कि उस टाइम जो लोग थे वो क्या है, भारतीय जो उच्च वर्ग था उसका उदय किसकी वजह से हुआ, साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वहाँ का जो उच्च अभिजात वर्ग था उसकी प्रतिक्रिया के कारण उसका उदय हुआ। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादी लेखक हैं, जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो स्वदेशी अभिजात्य वर्ग द्वारा जनता का नेतृत्व
किया गया। तो उनका ये मानना है कि जो भी सब इवेंट्स हुए हमारे यहीं पर हुए, हमने जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उनसे कुछ भी नहीं लिया है। भारतीय राष्ट्रवादी लेखक। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा है, जो स्वदेशी अभिजात्य वर्ग ने जनता का नेतृत्व करके परतंत्र देश को जंजीरों की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। तो क्या है, जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक हैं उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि जो हमने जो भी कार्य किए, जो भी इतिहास लेखन लिखा, वो हमारे यहीं का है। और हमने क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे अपने देश को आज़ाद कराया था। रणजीत गुहा ने इन दोनों विचारधाराओं पर आरोप लगाया, उनका खंडन करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास और राष्ट्र का विकास अभिजातीय वर्गीय उपलब्धि नहीं थी। रणजीत गुहा ने कहा कि अभिजातीय वर्गीय समूह के अलावा सबाल्टर्न या निम्न वर्गीय प्रसंग, आम जनता, निम्न वर्गीय दलितों, जनसाधारण, मजदूरों, कारखानों में काम करने वाले लोगों, खेतीहर मजदूरों का भी योगदान था। सबाल्टर्न स्टडीज का वर्णन 2 चरणों में हुआ है। तो राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि यहीं का इतिहास लेखन था, उच्च लेखन था। और वहाँ पर औपनिवेशिक जो इतिहास लेखक हैं उनका मानना यह है कि जो इतिहास लेखन हुआ ये क्या है, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया। लेकिन जो रणजीत गुहा हैं इन्होंने दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उच्च वर्ग के अलावा भी एक इतिहास था जिसको सबाल्टर्न या निम्न वर्गीय प्रसंग कहा गया। उसके अंदर आम जनता, निम्न वर्गीय जो दलित थे, जनसाधारण लोग थे, मजदूर, कारखानों में काम करने वाले, यहाँ तक कि जो खेती हर मजदूर थे, उनका भी अपना एक योगदान था, उनका भी अपना एक इतिहास था। सबाल्टर्न स्टडीज का वर्णन 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में निम्न वर्ग से सहानुभूति थी और शोषक वर्ग की आलोचना की गई थी। ग्रामसी का चिंतन और मार्क्सवादी सामाजिक इतिहास का उसके ऊपर प्रभाव था। इस चरण में वर्द मार्क्सवादी सिद्धांत के भीतर कार्य किया। द्वितीय चरण में सबाल्टर्न स्टडीज के मुद्दे बदल गए और इन्होंने इस चरण में पाठ विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया। इस चरण में मार्क्स और ग्रामसी के चिंतन को दरकिनार कर दिया गया, दूर कर दिया गया और यह उत्तर आधुनिकतावादी, उत्तर उपनिवेशवादी के पक्ष में चले गए। इस चरण में बौद्धिक मत विभाजन की स्थिति हो गई। इस चरण में सांस्कृतिक पक्ष पर बल देने लगे। तो क्या है, यहाँ पर 2 चरणों की बात की गई है। प्रथम चरण के जो लोग थे सबाल्टर्न थ्योरी में, उन्होंने क्या है, निम्न वर्ग था जो उसके प्रति क्या है सहानुभूति व्यक्त की और जो शोषक वर्ग था, जो इस शोषित वर्ग का शोषण कर रहा था, उसकी यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया गया। और यहाँ पर क्या है, जो ग्रामसी के चिंतन और मार्क्सवादी जो चिंतन था उसका ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। और इस चरण में वर्द मार्क्सवादी सिद्धांत के भीतरी कार्य किया गया। और द्वितीय चरण में क्या है, सबाल्टर्न स्टडीज के मुद्दे धीरे धीरे बदल गए और इन्होंने इस चरण में पाठ विश्लेषण पर जोर दिया। इस चरण में मार्क्स और ग्रामसी को क्या है दरकिनार कर दिया गया, उनके चिंतन पर इतना बल नहीं दिया गया। उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर उपनिवेशवाद के पक्ष में ये लोग चले गए। और जो हम प्रथम चरण में देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया गया था। लेकिन जो सेकंड चरण है उसके ऊपर कल्चरल जो पक्ष था उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है। तो पहला चरण क्या है, संभ्रांत बनाम निम्न वर्गीय। संभ्रांत मीन्स उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, उसके अपोजिशन में कौन सा है, निम्न वर्गीय लोग। इसमें खास तौर पर मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष पर बल दिए जाने वाले सिद्धांत के साथ साथ बुर्जुआ राष्ट्रवादी संभ्रांत व्याख्या और उपनिवेशवादी विवेचन से अलग हटकर एक नई व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।
तो क्या है कि जो पहला चरण है उसके ऊपर क्या है, ग्रामसी और मार्क्सवादी के आर्थिक पक्ष पर बल दिया गया है। साथ ही साथ जो बुर्जुआ राष्ट्रवादी या संभ्रांत जो लोग थे उनकी व्याख्या और उपनिवेशवादी विवेचन से अलग हटकर एक नई व्याख्या करने का प्रयास किया गया। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा से असंतुष्ट एक लेखक समूह ने सामाजिक रूप से इन पुस्तकों के लिए लेख लिखे। यह नहीं, इसमें ऐसे भी इतिहासकार और समाज विज्ञानी शामिल हुए जो औपचारिक रूप से सबाल्टर्न समूह में सम्मिलित नहीं थे। तो क्या है, जिनका नाम हम पढ़ते हैं वो लोग तो हैं ही, साथ ही साथ जो लोग औपचारिक रूप से भी सबाल्टर्न समूह में सम्मिलित थे। इस परियोजना के घोषणा पत्र में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआती पंक्तियों की झलक मिलती है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है, मार्क्स द्वारा लिखी गई बुक है। तो उनकी पंक्तियों की झलक किसमें दिखाई देती है, रणजीत गुहा ने जो लाइनें कही हैं उनके अंदर। अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। रणजीत गुहा ने निम्न वर्गीय प्रसंग के पहले खंड में यह घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन अभी तक संभ्रांतवाद, उपनिवेशवादी संभ्रांतवाद और बुर्जुआ राष्ट्रवाद संभ्रांतवाद से ग्रसित रहा। तो रणजीत गुहा ने क्या कहा, ये क्या क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमसे पूछ ली जाएगी कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। तो अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो हमने देखा था जब मार्क्सिज्म पढ़ा था, हमने मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ी थी, उसमें मार्क्स की हमने जो थ्योरी देखी थी उसमें मार्क्स ने क्या बताया है कि जितना भी वर्ग संघर्ष का इतिहास है क्या है, सभी का इतिहास क्या है, वर्ग संघर्षों से भरा हुआ है। तो ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है। तो हम देखते हैं जो रणजीत गुहा के ऊपर किसका ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मार्क्सिस्ट का, मार्क्सवादी विचारधारा का। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं आगे। संभ्रांत उपनिवेशवादी ब्रिटिश उपनिवेशवादी के हिमायती थे। ब्रिटिश सत्ता का भारत में स्थायित्व चाहते थे। जो क्या है, उपनिवेशवादी लोग थे वो क्या है, ब्रिटिश का भारत में स्थायित्व चाहते थे। और बुर्जुआ राष्ट्रवाद था जो हमारा यहाँ का था, भारतीय राष्ट्रवाद के हिमायती थे। ये लोग भारत की आज़ादी चाहते थे, लेकिन दोनों में एक इक्वलिटी भी थी, दोनों में डिफ्रेंशिएट होते हुए भी इक्वलिटी पाई जाती, समानता थी, क्योंकि दोनों ही उच्च वर्ग से थे, दोनों ही संभ्रांत वर्ग से संबंधित थे। क्योंकि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था वो भी उच्च वर्ग से बिलोंग करता था, और हमारे यहाँ का जो बुर्जुआ राष्ट्रवाद था वो भी क्या है, उच्च वर्ग से बिलोंग करता था। तो ये दोनों में एक समानता पाई जाती है। सबाल्टर्न थ्योरी के 3 उद्देश्य थे, तो 3 मेन मोटो बताएं यहाँ पे। कांग्रेस राष्ट्रवाद की बुर्जुआ और संभ्रांत चरित्र दिखाना, जिसमें लोकवादी, लोकहितवादी और परिवर्तनगामी आंदोलनों पर अंकुश लगाना। सेकेंडली, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रवाद के संघर्ष थे जनता को शामिल करना। थर्ड है निम्न वर्गीय चेतना का निर्माण करना। सबाल्टर्न थ्योरी का उद्देश्य संभ्रांतीय विरोध, उच्च वर्ग का विरोध करना। सबाल्टर्न थ्योरी के एक लेखक हुए शाहिद अमीन ने कहा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय अवध में एका आंदोलन चला, और इस एका आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा के अलावा भी कई स्थानीय तत्व सम्मिलित थे, जिससे आंदोलन इतना व्यापक और एकजुट और संगठित हुआ। जनता जिस नज़रिए से गांधी जी को देखती थी उसमें काफ़ी फर्क था। तो क्या है, हमने यहाँ पर एक नाम देखा, शाहिद अमीन। शाहिद अमीन किससे जुड़े हुए लेखक है, सबाल्टर्न थ्योरी से जुड़े हुए लेखक हैं। तो उन्होंने बताया कि जो गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेट मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन आने से पहले अवध के अंदर कौन सा मूवमेंट चला, एका आंदोलन चला। तो उस एका आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा के अलावा कई क्या है, लोकल एलिमेंट्स थे, जिसके कारण जो मूवमेंट था इतना व्यापक
और एकजुट हो गया, संगठित हो गया। तो उसमें कई रीजन्स थे। जिस नज़रिए से हम गांधी जी को देखते हैं उसमें काफ़ी फर्क दिखाई देता है। सेकेंडली है ज्ञान पांडे ने पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, ज्ञान पांडे के द्वारा लिखा गया लेख है। 1919 से 1922 में असहयोग आंदोलन से पहले अवध में उठा किसान आंदोलन अपने आप में एक स्वायत्त था। तो ये ज्ञान पांडे का विचार है एक आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को लेकर। फिर आते हैं हमारे स्टीफेन हनिंगम। इन्होंने कहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये। साथ ही साथ एक निम्न वर्गीय रिवोल्ट भी था, क्योंकि इसके साथ क्या है, निम्न जाति के जितने भी रिवोल्ट्स हुए पीजेंट्स के द्वारा या ट्राइबल्स के द्वारा किए गए रिवोल्ट्स भी इसमें इंक्लूड थे। यह बात उन्होंने क्विट इंडिया इन बिहार एंड ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस में यह लिखा। सुमित सरकार ने अपने लेख द कंडीशन एंड नेचर ऑफ सबाल्टर्न मिलिटेंसी में यह कहा कि बंगाल में असहयोग आंदोलन के दौरान जनता के नेताओं की अवहेलना की गई। उन्होंने बताया कि सबाल्टर्न पद में मूलतः 3 सामाजिक समूह इंक्लूड थे, कबीलाई और निम्न जातीय के कृषि मजदूर और बटाईदार, और जमीन वाले किसान, आमतौर पर बंगाल में मध्यवर्ती जाति के लोग, इनमें मुसलमान भी सम्मिलित थे, और बागानों, खानों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, शहरी मजदूरों के साथ साथ इन समूहों के बीच आपसी विभाजन था और इसमें शोषक और शोषित दोनों शामिल थे। तो जो ज्ञान पांडे हैं, सुमित सरकार है, उन्होंने अपने लेख द कंडीशन एंड नेचर ऑफ सबाल्टर्न मिलिटेंस में यह कहा कि बंगाल में जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के ड्यूरिंग जो जनता ने नेताओं की जो अवहेलना की थी, उसमें बताया गया कि जो सबाल्टर्न पद था उसमें 3 जो सोशल ग्रुप क्या है इंक्लूड थे। उनमें क्या है, कबीलाई या निम्न जातीय लोग थे, जिनके अंदर क्या है पीजेंट्स लोग थे, बटाईदार थे, जमीन वाले किसान, आमतौर पर बंगाल में मध्य वर्गीय लोग, यहाँ तक कि इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी इंक्लूड थे, और यहाँ तक कि बागानों, खानों, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर। और थर्डली इन समूहों के बीच आपसी विभाजन था, एक वर्ग क्या था, शोषक था और दूसरा शोषित था। तो हमने देखा था शोषक और शोषित को लेकर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, मार्क्स ने दिया, कार्ल मार्क्स ने, वो मार्क्सवादी थे। तो हम ये देख रहे हैं सबाल्टर्न थ्योरी पर भी क्या है, मार्क्सिस्ट प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है हमें। दूसरा चरण विमर्श विश्लेषण। कुछ वर्षों बाद निम्न वर्गीय प्रसंग के दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा। इस पर उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर उपनिवेशवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा। इस प्रकार इस विचारधारा में बौद्धिक मत विभाजन हो गया। इस प्रकार और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की बजाय सांस्कृतिक मसलों पर जोर दिया गया। तो जो दूसरा चरण था उसके अंदर किस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, विमर्श विश्लेषण या पाठ विश्लेषण पर जोर दिया जाने लगा। तो हमने फर्स्ट वाले चरण में देखा था कि जो क्या है ग्रामसी था, वो मार्क्स था, उसके चिंतन पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और उसके अंदर क्या है निम्न वर्ग को इंक्लूड किया गया था। और इसमें क्या है, मार्क्स और जो ग्रामसी का जो चिंतन है उसको दरकिनार कर दिया गया है। और हमने प्रथम चरण में देखा था उन्होंने आर्थिक और सामाजिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया। यहाँ पर क्या है, इन्होंने कल्चरल जो पक्ष था, सांस्कृतिक मसलों पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इन्होंने सबाल्टर्न के स्थान पर समुदाय पर बल दिया गया। इन्होंने मार्क्स और ग्रामसी के चिंतन को छोड़ दिया और सामाजिक आर्थिक पक्ष को त्याग दिया। पहले चरण उच्च वर्ग के खिलाफ निम्न वर्ग के खिलाफ खड़ा हो गया। दूसरे चरण में ये बातें बदल गई और पाठ विश्लेषण पर जोर दिया गया और सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर देने लगे।
इन्होंने सबाल्टर्न की बजाय समुदाय पर बल दिया। दूसरे चरण तक आते आते सबाल्टर्न स्टडी उत्तर उपनिवेशवादी और उत्तर आधुनिकतावादी हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये सबाल्टर्न थ्योरी अच्छे से समझ में आ रही है। तो इस अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। सबाल्टर्न स्टडीज की आलोचना, तो कुछ क्या है लेखक थे जो सबाल्टर्न स्टडीज की आलोचना भी करते हैं। तो उनके अंदर देखिए, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और कैम्ब्रिज स्कूल के जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं, इन्होंने क्या है, सबाल्टर्न थ्योरी की आलोचना भी की है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सबाल्टर्न स्टोरी इस जो स्टडीज है उसके आलोचक या क्रिटिसिज कौन लोग हैं। तो मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और जितने भी स्कूल हैं, कैम्ब्रिज स्कूल, उन्होंने क्या है, इनकी आलोचना की। प्रसिद्ध आलोचक लेखक जावेद आलम और संगीता सिंह, रणजीत दास गुप्ता, रोजालिंड हेनन और क्रिस्टोफर बेली ने इनकी आलोचना की है। इस आलोचना के पक्ष में तर्क देने वाले कुछ लेखक भी हैं। तो फर्स्टली है दीपेश चक्रवर्ती ने इन आलोचनाओं का उत्तर किसमें दिया है, खंड वॉल्यूम 4 में संकलित है। सेकेंडली रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज के फेवर में तर्क देते हुए कहा और आलोचकों के करारा जवाब दिया और उन्हें स्थापित विचारों के वाहक और पुराने जमाने के जंग लगे शिक्षाविद कहा है। थर्डली ज्ञान प्रकाश ने निम्न वर्गीय प्रसंग, परियोजना के विकास, परिवर्तन और नई दिशा का समर्थन किया। दीपेश चक्रवर्ती ने अपने लेख रेडिकल स्टोरीज एंड क्वेश्चन ऑफ एनाइलमेंट और रैशनलिज्म में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की इसलिए आलोचना की थी कि यह एक प्रकार की औपनिवेशिक आधुनिकता के अति बुद्धिवाद से प्रभावित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निम्न वर्गीय प्रसंग और जनोन्मुखी इतिहास लेखन जिसके प्रणेता कौन थे, एरिक हॉब्सबॉम और थॉम्सन थे। ये और जो सबाल्टर्न थ्योरी है और जनोन्मुखी इतिहास है, इसमें क्या है, मुख्यतः 3 अंतर है। नंबर 1 राष्ट्र की आलोचना को लेकर, सेकेंडली सत्ता और ज्ञान के बीच संबंध की खोजबीन को लेकर और थर्डली है पूंजी के सार्वभौम इतिहास से सत्ता की पृथकता को लेकर। इस प्रकार आलोचकों का जवाब देते हुए निम्न वर्गीय परियोजना से जुड़े आलोचकों ने अपने विचार का समर्थन करते हुए इसे क्या कहा है, उत्तर मार्क्सवादी, उत्तर उपनिवेशवादी और उत्तर संरचनावादी इतिहास लेखन का हिस्सा माना है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जितने भी निम्न वर्गीय परियोजना से जुड़े जितने भी आलोचक लोग हैं, उन्होंने अपने विचारों का समर्थन करते हुए जो निम्न वर्गीय परियोजना है उसको क्या माना है, उत्तर मार्क्सवादी माना है, उत्तर उपनिवेशवादी माना है, साथ ही साथ उत्तर संरचनावादी इतिहास लेखन का हिस्सा माना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सबाल्टर्न इतिहास के लेखकों ने दक्षिण एशिया के निम्न वर्ग के लोगों को इतिहास ही नहीं लिखा अपितु तीसरी दुनिया के हस्तक्षेप के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, साथ में बहुत पसंद भी आया होगा। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है पर आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।